भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेकर के आई है। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट्स भी इसको लेकर के आए हैं, जिसमें विशेष तौर पर G20 देशों के बारे में जो भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता जो भारत को मिली है, हम सबके लिए गौरव की बात है। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक वक्तव्य इसमें दिया है, साथ में ही एक वक्तव्य और भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित हुआ है, एक वक्तव्य जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजना है। इसलिए इन सारी बातों के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान के दौरान ये रिजोल्यूशन और वक्तव्य जारी किए हैं। साथ में जो हमारे चुनावी राज्य हैं, उन चुनावी राज्यों की दृष्टि से तैयारी जिन राज्यों की प्रारंभ हो गई है, उन राज्यों की भी बैठक के अंदर लोगों ने चर्चा वहां के जो हमारे सम्मानीय अध्यक्ष या वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने भी प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टिप्पणी के बाद भारत के ही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने समापन वक्तव्य में हम सब लोगों को पाथे दिया है। और इसलिए मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक प्रस्ताव में विशेष तौर पर जो मैंने उल्लेख किया, गुजरात के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता जो मिली, माननीय प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण की नीतियों और इनोवेटिव विजन का एक परिणाम, जो देश की जनता इतने गहराइयों के साथ इससे जुड़ी है। तो गुजरात के चुनाव ने कई प्रकार की दिशाएं इस देश के अंदर राजनीतिक इतिहास में दी है। कभी कभी कहा जाता है कि सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी 27 वर्षों तक लगातार सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला जा सकता है। ये राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने एक आदर्श उदाहरण गुजरात के अंदर प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और गुजरात की जनता के साथ इतना गहराई के साथ संबंध भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का संपर्क, संबंध और आस्था का एक प्रतीक है। इसलिए इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर थे, उन्होंने जिस प्रकार से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी कल्याण की दृष्टि से गुड गवर्नेंस देने का काम गुजरात के शासनकाल में किया, इसका एक आदर्श उदाहरण इस चुनाव में जनता ने दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विशेष तौर पर अभिनंदन किया। 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना, जो हम सब लोग लगातार इस दिशा में, आपने सुना हुआ, हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर हम 50% से ज्यादा वोट लेकर के आते हैं, तो ये माना जाता है कि वास्तव में हम जनता चुनकर के जो भेजती है, उसको एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। जो गुजरात में 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 182 में से 156 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में भी एक राजनीतिक दृष्टि से इतिहास बनाने का काम किया है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रेजेंटेशन गुजरात की हमारी यूनिट ने, वहां के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने
जब प्रस्तुत किया तो हर समाज वर्ग में, महिलाएं, युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो हारी थी, इस बार कितनी सीटें जीती, एनालिसिस करते हुए एनालिटिक रिपोर्ट पूरी गुजरात के चुनाव पर जो प्रस्तुत की, इस दिशा में पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल के तौर पर इस राजनीतिक प्रस्ताव में उसकी चर्चा देश भर के अंदर हुई है। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की करारी हार हुई है, जो जिस प्रकार से गुजरात के अंदर ये भी एक आदर्श उदाहरण के तौर पर जो विपक्ष नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का काम करता है, उसकी भी करारी हार, चाहे उन दलों का मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में भी उस एनालिसिस को कितने जमानतें जब्त हुई, कितने स्थानों पर क्या हालतें उनकी बनी, ये चुनाव इसको लेकर के आदर्श उदाहरण बना। विधानसभा चुनाव के साथ साथ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भी जो उपचुनाव हुए, भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसकी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को और वहां के नेतृत्व को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस बात को लेकर के अभिनंदन किया और इसलिए जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से काम कर रही है, इस बात का उल्लेख इन प्रस्तावों के अंदर हुआ है। आगामी चुनाव में जो 9 राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी इस वर्ष 2023 में चुनाव संपन्न होने वाले हैं, उनके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक संकल्प पारित किया कि विजय का संकल्प लेकर के हम यहां से आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय कार्य समिति में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी लोगों ने मिलकर के जो गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकारों में हमारे सभी सम्मानित मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, जो मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकारें, गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और संगठन की ताकत के बल पर जो प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी सशक्त और सक्षम बनकर आज काम करने का प्रयास कर रही है, उसके आधार पर आगामी इस वर्ष आने वाले 9 राज्यों के चुनाव में विजय का संकल्प भी इस राष्ट्रीय कार्य समिति ने लिया है। इसलिए एक नहीं, कई प्रकार की चीजों को इस राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। साथ में ही जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी कोविड के चुनौती के दौरान जिस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसका प्रभावी प्रबंधन, आर्थिक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस प्रकार से देश को आज एक रूटीन उस पर लाने का जो प्रयास किया है कि मात्र 8 साल में 5 स्थान ऊपर चढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया और अब दशक की शुरुआत से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम तैयार हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 2.6% थी, अब ये इस मुकाबले में बढ़कर 3.5% हो गई है। हम इस दिशा में भी लगातार बढ़ रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव और एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार पूरे भारत का। आपको ध्यान में होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए आए थे, तभी चर्चा और हमारे मीडिया के मित्रों ने भी इस बात का उल्लेख हुआ था कि सांस्कृतिक अवबोधन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर जिस प्रकार से हो रहा है, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी कॉरिडोर की बात हो, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र के सतत विकास की बात हो, इस प्रकार से एक नहीं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर से लेकर के इनका उल्लेख आपके सामने इस प्रस्ताव के अंदर भी सारी चीजें हैं। तो इसलिए सभी को न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो,
इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो काम करने का प्रयास कर रही है, इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ने का काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी भारत के इस अमृत काल में कुछ बातों का उल्लेख जरूर आपके सामने अभी करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य के अंदर जिन बातों का उल्लेख किया है। भारतीय जनता पार्टी भारत के इस अमृत काल 2047 के दौरान लोगों को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने, जनता की समृद्धि, नागरिकों की समानता और सभी के लिए न्याय के साथ एक नया भारत बनाने के अपने प्रयास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन और मजबूती देने का संकल्प राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लिया। मैंने जो आपको कहा कि जिस प्रकार से जीएसटी G20 देशों की अध्यक्षता जो होने वाली है, उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जी ने जब इस वक्तव्य को प्रस्तुत किया कि वैसे G20 देशों की बैठक के दौरान ऑफिशियली सारी बातें होती हैं, लेकिन दुनिया के देश आज भारत के अंदर अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री की अगर भारत के अंदर आ रहे हैं तो किस प्रकार से देश में उनके प्रतिभाव जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना के साथ हम लोग जो कहते हैं कि आने वाले जो लोग हैं उनके स्वागत और सम्मान में भारत की जो परंपरा है, हम उस दिशा में कैसे काम कर सके। तो स्वच्छता से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि भारत दुनिया का सबसे स्वच्छ, धीरे धीरे स्वच्छ शहर देश की ओर बढ़ रहा है। इंदौर जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मैं आपको बताने में इस बात के लिए जरूरी मानता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में खजुराहो के अंदर भी 23, 24, 25 को फरवरी में बैठक है। आज मुझे बताने में इस बात के लिए आपको हर्ष है कि मैं जब शुरुआत करके खजुराहो के अंदर आया था, खजुराहो को स्वच्छ बनाना है। आज लगभग 22वां दिन है कि लगातार समाज की सहभागिता, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सभी मिलकर के समाज की सहभागिता कैसे बन सकती है, तो वहां स्वच्छता का अभियान समाज का हर वर्ग, वो किसी भी दल का होगा, किसी भी समाज का होगा, किसी भी संगठन का होगा, सरकार के लोग होंगे, समाज में काम करने वाले सामाजिक लोग होंगे। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो 56 स्थानों पर 200 बैठकें होंगी, इसके बारे में भी हम कैसे दुनिया में एक परसेप्शन भारत के बारे में अच्छा बन सकता है, इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्चरली हमारे व्यंजनों के तौर पर हमारी संस्कृति के अनुरूप क्या क्या हम लोगों के लिए परोस सकते हैं, क्या अच्छा लोगों को इस दिशा में मेरिट पर उन्होंने फोकस किया है। ऐसी कई प्रकार की चीजें G20 देशों के संकल्प के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे नेतृत्व ने वहां पर इन सब बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने समापन वक्तव्य में जिन बातों का उल्लेख किया, भोपाल के मीडिया के, मध्य प्रदेश के मीडिया के मित्रों के सामने भी जाना, उसमें से कुछ कंटेंट मुझे लगता है कि मैं जरूरी मानता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संकल्प करता है वह इतिहास बनाता है, और इसलिए भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो संकल्प लिया, उन संकल्पों पर आगे बढ़ते हुए भारत आज दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का ये जो वर्तमान समय है, ये सर्वोत्तम काल है, यानी ये अमृत काल है। इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस काल का साक्षी बनकर इस अमृत काल में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम केवल राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी हम किस प्रकार से सामाजिक रूप में हम अपने काम को रूपांतरित करते हुए अपनी सामाजिक भूमिका भी कैसे निभा सकते हैं।
और इसलिए इस दिशा में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में हमारी भूमिका। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज, जो बॉर्डर एरिया पर इस प्रकार के वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस हमारे जो हैं, उनके बारे में भी जो पूरे देश के कोने कोने के अंदर सीमा पर जिस प्रकार से लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें अपना अपनत्व कैसे मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज पर भी जाकर के उनके अंदर आत्मीयता से लेकर के अपनत्व के भाव के साथ पूरा देश उन बॉर्डर पर रहने वाले भाई और बंधुओं के साथ भी खड़ा है। इतना गहरा और इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं आकांक्षी जिले, जो पूरे देश के अंदर हमने आकांक्षी जिलों को, एक्सप्रेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो परिवर्तन भारत के अंदर हुआ कई पैरामीटर्स में उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उन आकांक्षी जिलों के अंदर भी एक कार्यकर्ता के नाते से, सामाजिक नेतृत्व के नाते से भूमिका निभा करके किन्हीं पैरामीटर्स में हमने भी कुछ काम किया, हमारी भी अपनी सहभागिता बनी। सरकारी तंत्र तो काम करता ही है। तो इस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि न्यूट्रिशनल सिस्टम के अंदर जो आंगनबाड़ी से लेकर के कई प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री ने जो टारगेट हम सब लोगों को दिए हैं कि इस दिशा में आदर्श उदाहरण के तौर पर हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये भी हमारी भूमिका बनती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल काशी संगम जो एक आदर्श उदाहरण, पहली बार भारत के इतिहास में काशी के ट्रस्ट में तमिलियन एक भाई को उसमें जोड़कर इतिहास बना और भारत की राष्ट्रीय और एकता और अखंडता का सूत्र कैसे बन सकता है, उसका आदर्श उदाहरण है। और जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर लोग, तमिल भाषी लोगों का जो एक आकर्षण बढ़ा, इस भारत को एक सूत्र में बांधने का एक आदर्श एग्जाम्पल बना। तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस दिशा में क्या मध्य प्रदेश किसी दूसरी भाषा के राज्य के साथ अपने इस इंटरेक्शन को कर सकता है? क्या कोई राज्य अपने अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ इस प्रकार के इंटरेक्शन करके हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए आत्मीयता के भाव के साथ इस दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं? क्या एक राजनीतिक दल के नाते से हम इस भूमिका को निभाएं? और एक और माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा मार्मिक और जो एग्जाम्पल अपने भाषण के अंदर दिया, उन्होंने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री गुजरात के अंदर था तब बेटी और बेटियों के बारे में जो रेशियो उस समय होता था, तो बोले मैं जब मुख्यमंत्री था तब प्रेजेंटेशन बेटियां करती थी, इतना मार्मिक प्रेजेंटेशन करती थी बेटियां की हमें मत मारो, और उसका जो भाव जागृत होता था, गुजरात का दृश्य बदल गया। तो बोले मैं आज कहना चाहता हूं कि इस दिशा में काम देश के अंदर चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी वगैरह वगैरह कई प्रकार की चीजों से आज मध्य प्रदेश के अंदर भी 912 से आज 978 से ऊपर आज हमारा रेशियो हो गया। हम मध्य प्रदेश की सरकार के काम, उस योजना का किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि धरती पुकार रही है, कि आज धरती ये पुकार कर रही है कि मुझे इस फर्टिलाइजर केमिकल्स इनके कारण से, मैं तो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूं, किस प्रकार से सॉइल हेल्थ आज इससे प्रभावित होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होता है, जो धरती पुकार रही है, इस दिशा में भी हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन अपनी भूमिका निभा सकता है। कि क्लाइमेट चेंज की जो विभीषिका है, इसमें बीजेपी की सरकारों के साथ संगठन भी कदम से कदम मिला करके कैसे बढ़ सकता है, ये भी हमारी भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 से 25 वर्ष के युवा लोकतांत्रिक मूल्यों को, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो 18 साल का युवा आज है, उन्होंने भारत की विभीषिका को नहीं देखा, भारत कैसे आगे बढ़ा है, इस दिशा में उन नौजवानों को भारत के उस इतिहास से परिचित कराने से लेकर किस प्रकार के कुशासन के दौर थे, ये भी आज इस देश के अंदर नौजवानों को, और आज सुशासन कैसे प्राप्त हुआ है,
और इस गुड गवर्नेंस के साथ आज के नौजवान को भी जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को अभियान में कैसे हम करें। संवेदनशीलता के साथ सबको जोड़ना, केवल वोट के लिए नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी हम समाज के हर वर्ग को, आप लोगों को मीडिया के माध्यम से जो बातें सुनने को मिली होंगी, मैं आज उसी पर उल्लेख कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल वोट के बारे में विचार हम नहीं करेगा, मैं आज भी वोट देगा कि नहीं देगा, लेकिन सामाजिक दृष्टि से हर समाज वर्ग के साथ हमारा संपर्क, हमारा संबंध और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, केवल राजनीति नहीं, समाज नीति के माध्यम से भी हम आगे बढ़ें। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ते हुए बीजेपी के जो लंबे समय से, वर्षों से हमारे प्राथमिक सदस्यों से लेकर के ऐसे जो लोग लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको भी इस दिशा में जोड़ते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आध्यात्मिक, और उन्होंने कहा कि मेरे अंतर मन के भाव हैं। यानी उस समय का दृश्य कार्यकारिणी का बहुत अलग था जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी अंतर मन, अंतर आत्मा की ये आवाज के साथ मैं बोल रहा हूं कि इस देश के अंदर ये अमृत काल है। इस अमृत काल में एक एक कार्यकर्ता को, पार्टी के बैठे हुए लोगों को और देश के नागरिकों को साथ जोड़ करके हमें इसका साक्षी बनने की जरूरत है। आज 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश की कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक इसी कार्यालय के अंदर संपन्न होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने सभी कार्यक्रम करने के बाद दोपहर बाद 2 बजे के बाद हमारी जिलों की कार्य समितियां संपन्न होंगी। 27 जनवरी को मंडलों की बैठकें होंगी। 28 जनवरी को शक्ति केंद्र की हमारी बैठक होगी और 29 जनवरी को मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक अभियान मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ स्तर पर बूथ की बैठक होगी। 64,100 बूथ, पहले 64,634 बूथ थे, अब नए उसमें 64,100 बूथ जो रिवाइज होकर के बने हैं, उन 64,100 बूथों पर बैठक भी होगी और प्रत्येक बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम हमने टारगेट लेकर के हम कर रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर डिजिटली, मध्य प्रदेश की प्रशंसा इस बात के लिए मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि डिजिटली पिछले मन की बात के कार्यक्रम जो प्रत्येक बूथ पर संगठन ऐप में अपलोड करना, इसमें भारत के अंदर मध्य प्रदेश 1 नंबर था। आगामी समय में हम और इसको आगे बढ़ा करके प्रत्येक बूथ को डिजिटली अपलोड से लेकर के वहां के जो रिपोर्टिंग का जो हमारा अभियान हमने संगठन ऐप के माध्यम से तकनीकी के तौर पर जो शुरुआत की है, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर होगा। 5 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है, हमारी सरकारी इस अभियान को ले रही है और साथ में ही 5 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 5 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी भारतीय जनता पार्टी की हमारी संवेदनशील सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं हर विधानसभा के अंदर संपन्न होंगी और विकास यात्राओं के अंदर जिस प्रकार मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 82 लाख ऐसे हमारे भाई और बंधु जो गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित नहीं थे, उन्हें रजिस्टर्ड कराकर उनको लाभ कैसे मिलेगा, यह अभियान की शुरुआत हुई। तो इस दिशा में विकास हमारा जो यात्राएं निकलेंगी, उस दिशा में पूरे विधानसभा के अंदर हमारे मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 11 फरवरी को समर्पण दिवस है। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। इस दिशा में आगामी जो कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष जो चीजें हुई
वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ नसीहतें भी आपको दी है नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, खासतौर पर फिल्मों को लेकर आप मुसलमानों पर बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं और केवल इस कार्यकारिणी में नहीं, समय समय पर उनका हमें केवल मार्गदर्शन नहीं, जो पाथे मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो दुनिया के अंदर लोकप्रिय नेता है, गुड गवर्नेंस देने वाले एक आइडियल लीडर है, लेकिन संगठन के काम को भी कैसे ठीक करना है, कैसे हमारा काम आज के समय में समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो सम्मान है, जनता हम पर जो विश्वास करती है, उस विश्वास को कायम कैसे रखना, तो इस दिशा में समय समय पर जो पाथे मिलता है वो हम सब लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए वो पाथे होता है। और इस प्रकार की चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हमें कहते हैं तो ये उनके मन के अंदर इस प्रकार की कोई चीज देश के अंदर घटती है। आपको ध्यान में होगा, छोटी सी घटना हुई, हमारे यूथ युवा मोर्चे के एक कार्यकर्ता ने बैरिकेड लांग करके वो उज्जैन के महाकाल मंदिर के अंदर चला गया। इस बात का भी कोड इस लेवल पर होता है। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी बात होती है वो हम सब लोगों के पाथे है, वो केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो देश के कोने में कहीं पर भी हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कुछ भी अगर जिन बातों का उल्लेख किया वो पाथे तौर पर हम सब ने उसको स्वीकार किया और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। भाई साहब, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये जो पिक्चर है पठान, इसका ट्रेलर आया है, देखने जाएंगे क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हम सकारात्मक राजनीति करें और सकारात्मक राजनीति करने के साथ हम अपना काम करें। जिनके पास जो काम है, सेंसर बोर्ड से लेकर के समाज में, सरकारों में सिस्टम बने हुए, इन चीजों को देखने के लिए वो अपना काम करेंगे। ये केवल सब बातों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के बारे में चिंता करूं, कैसे बूथों को मजबूत बनाना है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पाथे दिया उसे नीचे उतारना है। तो ये हम सब लोगों का काम है। ज्यादा हो रहा था जब पीएम साहब को टोकना पड़ा और बोला कि हमारा एजेंडा हर तीसरी के ऐसे विवाद आता था। नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कहा ना, हमेशा से केवल एक बार नहीं, समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री, पिछली बार के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ, मोबाइल के बारे में उन्होंने कहा कि ये मोबाइल हमारे काम के कंसंट्रेशन को बिगाड़ता है। आपको आश्चर्य होगा, आज मैं इसको जरा बोल रहा हूं, वैसे चूंकि ये बहुत अंदर का विषय था कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में क्या ये संभव है कि, और आज सिस्टम बन गया देश के अंदर कि पिछली जब राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक थी उसके दूसरे सेशन से मोबाइल बाहर रख करके ही आना, और अब फिर जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी तो सबके मोबाइल बाहर थे, कोई मोबाइल अंदर नहीं था। ये मेरा कहना एक छोटी सी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात की चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के साथ वो प्रधान कार्यकर्ता भी है, और हमारा गौरव है, हम सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जो देश और दुनिया के अंदर भारत का नाम तो रोशन करता ही है, अपने संगठन के कार्य को सुदृढ़ कैसे बनाना, ये भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन को देते हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात। ये लोकेश जी बताते जाएंगे। देखिए, विपक्ष कोई बात कहता है, क्या ढकोसला है, क्या नौटंकी है, क्या झूठा है,
ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता बेहतर तरीके से जानती है। मैं किसी पर, मैंने कहा ना कि हम सकारात्मक राजनीति करते, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विकास यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच हम जा रहे हैं। 82 लाख लोग इस मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित होना चाहिए। ये जनता के बीच कौन गया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गया। और उन भाई और बंधुओं को इस योजना से लाभान्वित कैसे करेंगे, इनको जोड़ने का काम घर घर जाकर के भाजपा की सरकार और संगठन ने किया। विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये मध्य प्रदेश का इतिहास क्या था? 2003 का मध्य प्रदेश क्या था कमलनाथ जी? दिग्विजय सिंह के इशारे पर घंटाघार जो मध्य प्रदेश चला था, और 15 महीने की सरकार में आपके नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार किस प्रकार से दुरावस्था के दौर में गई, ये मध्य प्रदेश से देखा है। ढकोसला कौन था, झूठ कौन बोलता है, भ्रम कौन फैलाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भ्रम, झूठ, छल कपट की राजनीति पर सरकारें नहीं बनती। कमलनाथ जी, समय बदल गया है। सर, आप ही के साथ पर आरोप लगे और गाड़ियों ने आरोप लगे। देखिए, आज मीडिया के अंदर मैंने भी सुबह इस समाचार को पढ़ा है। खेल मंत्रालय ने संवेदनशीलता के साथ 1 सेकंड भी देरी न करते हुए जवाब मांगा है कि 72 घंटे के अंदर इसका जवाब चाहिए, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है। और उसमें क्या है, सरकार ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया है। सत्यता क्या है, उसके आधार पर सरकार, खेल मंत्रालय उचित कार्रवाई जरूर करे। सर, केयर एक एजेंसी है जिसने रेटिंग मध्य प्रदेश की घोषित की है। केयर एक एजेंसी जो है उसने मध्य प्रदेश की रेटिंग घोषित की है। 18 राज्यों के सर्वाधिक हासिल किया था। 13वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। कई में आर्थिक, सामाजिक और उसमें 13वें नंबर पर, 15वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। कौन सी केयर एजेंसी है? मैं इसको एजेंसी है, बड़ी एजेंसी नहीं, एक बार मैं भी देखूंगा कि ऐसा कौन सा सर्वे आया है, उसके बाद अध्ययन करने के बाद कुछ बात करूंगा। रामेश्वर जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब इतना विचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही है कि हमें इमेज बिल्डिंग के साथ, समाज के सरोकारों के साथ हमें कनेक्ट होकर के इन चीजों में जाना चाहिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों में जब हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इतना विचार और मंथन करते हैं, तो ये आगामी दिशा है, इसको दिशा मान करके चलना चाहिए। और आगामी दिशा में कुछ भी हो सकता है। देखिए, चर्चा वो चल रही है, आपने अपना चुनाव का, भोपाल का विधानसभा क्षेत्र का बूथ चेंज कर लिया, उससे विधायक वोट जीते। नहीं, अच्छा, ये बात भी मैं आज, मैंने, क्योंकि मैं बाहर था, मुझे जानकारी में आया। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद कार्यालय में वर्षों से रहा हूँ, और वहां मेरा वोट जो है विद्यार्थी परिषद कार्यालय में है। तो ये अनऑथराइज था, इसलिए अनऑथराइज था कि वहां बीएलए गया, बीएलओ, और उसने कहा कि बीडी शर्मा, तुमने कहा जब भाई साहब यहां तो नहीं रहते हमारे, तो नेचुरली मुझे वहां से शिफ्ट होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि मैं वहां नहीं रहता हूं ना। लेकिन मेरा जो लोकसभा का स्थायी पता है, जो मेरे, मतलब मेरे जीवन में मेरे एक नाम से कोई एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो वो जो कौन सा स्थान है, कोलार हिल्स, उस पर है। तो वो मेरी दानिश हिल्स पर वो मेरा स्वयं का एड्रेस है, और वो स्थायी पता मेरा लोकसभा के अंदर वही है। तो मैं अपना वोट कहां करूंगा?